अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए अपने। आज है हमारा चैप्टर नंबर 7 इंजाइम्स के नाम से। आज के टॉपिक में हम ऐसा करेंगे कि इंजाइम्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जिससे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इंजाइम्स क्या होते हैं। और साथ में हम क्या करेंगे, इंजाइम्स के साथ हम मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर लेंगे कि अक्सर हमने मेटाबॉलिज्म का नाम सुना है, अक्सर डेफिनेशन उसकी हमने इससे पहले क्लासेस में भी पढ़ी थी, उनको जरा डिटेल में हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी इंजाइम्स के इंट्रोडक्शन से कि एक्चुअल में इंजाइम्स हमारे पास हैं क्या। देखिए, सबसे फर्स्ट हमने काफी दफा ये बातें डिस्कस की हैं कि इंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। आपने ये बातें सुनी है, ठीक है। हम इनको देख लेंगे कि यार ये एक्चुअल में हैं क्या। सबसे फर्स्ट तो ये जी, इंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या है एक्चुअल में? बायो का मीन ये है कि जी लाइफ होता है, कैटालाइज करना मीन के उसको फास्ट कर देना, किसी चीज को स्पीड अप कर देना। इंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट इस वजह से बोला जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनको इन्होंने क्या करना है कि स्पीड अप करवाना होता है, फास्ट करवाना होता है। कि एक काम स्लो हो रहा था, इंजाइम्स आते हैं, ये उस काम को स्पीड से करवा देते हैं। इसी वजह से हमने इनको कैटालिस्ट का नाम दिया हुआ है। और ये लिविंग बॉडी में काम करते हैं तो इनको बायोकैटालिस्ट का नाम दे देते हैं। बायोकैटालिस्ट क्या हमने बोला कि ये क्या करते हैं एक्चुअल में? ये स्पीड अप कर देते हैं, फास्ट करते हैं किसको? बायोकेमिकल प्रोसेसेस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस कह लेते हैं हम। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं, उनको इसने क्या करना होता है? कैटालाइज कर देना होता है, या उसने इसको क्या करना होता है? स्पीड अप करना होता है। इंजाइम की सबसे फर्स्ट बात आपने ये देख ली कि इंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। इन्होंने क्या करना है कि एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड से करवा देना, बस। ठीक है, अब इसके अलावा और हम इसके बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं जी। इंजाइम्स आर प्योरली प्रोटीन्स। ये भाई प्रोटीन्स होती हैं। और एक और बात कि ये प्रोटीन्स कौन सी होंगी? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इनकी जो शेप होती है, हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, वो ग्लोब शेप होगी, ग्लोबुलर होगी, राउंडेड होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, दूसरी बात हमने ये कर दिया कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। शेप चलो हमने बात कर ली, हम इसको प्रोटीन्स बोल रहे हैं कि एक्चुअल में ये प्रोटीन्स तो होंगी लेकिन ग्लोब शेप होंगी। जब आप नेक्स्ट किसी टॉपिक में अब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप की होंगी। ठीक है, उनमें से एक टाइप ऐसी प्रोटीन की होती है जो ग्लोबुलर होती है, राउंडेड शेप होती है। तो ये एंजाइम्स उस प्रोटीन के बने होते हैं जो ग्लोब शेप होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक बात तो ये भी हो गई। ठीक है, ये चले हम इसकी दो तीन बातें यहां तक डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में फिर एंजाइम्स के बारे में ज्यादा डिटेल आनी है। ठीक है, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब एक्चुअल में ये इसी पॉइंट को हम लेके आगे चलते हैं कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, ये कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है बॉडी में? तो एक्चुअल में मेन टॉपिक की तरफ अगर हम चले तो हम उनको नाम दे देते हैं कि मेटाबॉलिज्म का नाम आपने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म जी। ये वर्ड भी आपने बहुत दफा सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब देखिए, बॉडी के अंदर ना डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते। तो हम ये बोल देते हैं कि बॉडी में जितनी भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उन सभी का सम कर लें, अगर सभी को मिला दें, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस हम इनको बायोकेमिकल रिएक्शन भी लिख सकते थे। मीन ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग बॉडी
लिविंग बॉडी कह दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस का अगर सम कर लें तो उसे हम बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, सभी रिएक्शंस को अगर हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, या सिंपल आप कहीं पे अगर आपने नाम ले दिया सर ये मेटाबॉलिज्म है, तो सुनने वाले को फौरी माइंड में आ जाएगा कि बॉडी में होने वाले सभी रिएक्शंस की बात हो रही है। तो ओवरऑल जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सभी को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ठीक है, एक ही नाम मेटाबॉलिज्म का लिया, सारे ही केमिकल रिएक्शंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये दो टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास, उनमें से एक टाइप तो है जी हमारे पास जिसको हम नाम दे देते हैं कि दीज आर कैटाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म की ही आगे हमने दो टाइप स्टडी करनी है। हमने थोड़ा सा डिवाइड किया है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको हम कैटाबॉलिज्म का नाम देंगे, और कुछ इसमें हमारे पास रिएक्शंस होंगे जिनको हमने एनाबॉलिज्म का नाम देना है। अभी हम देख लेते हैं कि इनको हमने डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स बना तो दिए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हम इसमें डील कर लेते हैं जी, टाइप आ जाती है हमारे पास, किसको डिस्कस कर लेंगे, कैटाबॉलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। Catabolism. All the chemical reactions that are proceed in living organisms body in which complex molecules या substances भी लिख सकते हैं आप कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हमने क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करवानी होती है उनकी, या ये बोल देते हैं जी breakdown of complex substances into simpler one। ये आपकी बुक की वर्डिंग है कि किसी एक बड़े मॉलिक्यूल को आपने तोड़ना है और उसको कन्वर्ट कर देना है किसी सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम तोड़ेंगे, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, एक्सपोज कर ले आपकी बुक में जो उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास जो दी हुई है वो उन्होंने यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन की दी हुई। कितनी दफा हमने नाम सुना होगा सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसका नाम है जी ग्लूकोज, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, चले दोनों टाइप में लिख देते हैं। ये हमने खाना खाया, उसमें से हमें क्या मिला जी, ग्लूकोज मिल गया, बॉडी में चला गया ग्लूकोज, और फिर हम सांस भी ले रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, एयर को अंदर लेके गए, वहां से ऑक्सीजन भी मिली हमें। ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ मिलके या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो भला क्या करेगा, ये ग्लूकोज एक ना बड़ा मॉलिक्यूल है, मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहां पे लिख देता हूं आपको। ये देखें, ग्लूकोज होता है जी C6H12NO6। अब खुद देखें, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है भाई, छोटा तो नहीं हो सकता। अगर छोटा मॉलिक्यूल हो तो ये ऑक्सीजन की तरह होना चाहिए, तो O2 कितना सिंपल से जी, लेकिन ये ग्लूकोज है, इसमें तो इतने ही ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ये तो भाई पक्की बात है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जी। अब ये चला जाएगा सीधा सेल के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, इसको तोड़ा जाता है जी। जब ये टूटता है तो इसमें से दो चीजें निकल रही होती हैं, एक सिंपल मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल इसमें से कौन सा निकल रहा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। दो चीजें हो गई, और इसके साथ अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें मिलती है। ठीक है ना, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। मैंने इसका डायरेक्ट यहां पे मैंने उसके लिख दी है सिंपल मॉलिक्यूल। अब आप खुद देखें, क्या ये वाला सिंपल मॉलिक्यूल है या ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं।
तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लग रहे हैं, तो जब ये टूटे हैं तो उसमें से क्या मिले हैं, सिंपल से मॉलिक्यूल्स निकल आए हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया होता है जी कैटाबोलिज्म। बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना, उसमें से छोटे मॉलिक्यूल्स का निकलना, और इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। यही वो एनर्जी होती है जो हम यूज करके फिर अपनी डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं। आपकी बुक में उन्होंने एक और एग्जांपल इस तरह से दी हुई है, लिपोलाइसिस का नाम उन्होंने लिया हुआ है, लिपोलाइसिस। ये लिपोलाइसिस क्या होगी भला? लिपो का वर्ड आप खुद माइंड में लेके हैं कि ये किसके साथ मिलता जुलता है भला? लिपिड्स के साथ। हमने खाना खाया, उसमें फैट्स और ऑयल्स भी थे। हम खाना किसमें बना रहे होते हैं? हमने ऑयल के अंदर या घी के अंदर फ्राई किया है, वो खाना हमने खा लिया है। अब उस खाने के अंदर मौजूद थे जी लिपिड्स, फैट्स हैं जी, फैट्स, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं ना, ये दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने होते थे। लिपिड्स एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जब ये टूटेगा तो इसके टूटने से ना दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास। एक को हमने नाम दिया था कि इट इज ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल के साथ साथ दूसरा मॉलिक्यूल जो इसमें बनेगा वो हमने नाम दिया था कि दीज आर फैटी एसिड्स, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूले इसके बताए हुए हैं। लिपिड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके टूटने से दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, साथ में एनर्जी निकलेगी होगी। तो ये सारे फिर हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम करवा दिए जाते हैं। इस तरह से ये हमारे पास तो हो गया जी, एक टाइप होगी कैटाबोलिज्म, ठीक है। आपकी बुक में उन्होंने इस तरह से भी एग्जांपल दी हुई कि ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल, ये जुड़े हुए हैं काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। जब ये टूटेगा, उन्होंने बताया कि इसके टूटने से ना बहुत सिंपल से मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। ये तो एक बड़ा मॉलिक्यूल, वो बोल रहे हैं जी आपके पास इस तरह से ना सिंपल से मॉलिक्यूल भी टूट जाएंगे आपस में, ठीक है। दो छोटे छोटे कर दिए, बस सिंपल सा है कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था, इसके टूटने से समझ लें जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ गए। ये कैटाबोलिज्म हो गया हमारे पास। दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं जी, एनाबोलिज्म के नाम से है। जो आपने जो जो बातें कैटाबोलिज्म में पढ़ी है ना, इसका आपने सारा ऑपोजिट कर देना, इसका रिवर्स कर देना। इसके रिवर्स से ही आपको सारी एनाबोलिज्म की बातें मिल जाएंगी। चले देख लेते हैं हम एनाबोलिज्म क्या है जी हमारे पास। एनाबोलिज्म, यहां पे क्या था जी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हुई थी और सिंपल बने थे। यहां पे आपने इसका ऑपोजिट कर देना है कि जी सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, सिंपल से क्या आगे बनेगा जी कॉम्प्लेक्स। मैं MOL लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। आप सिंपल, जहां आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, अब देखिए साइड पे उसकी जो दीवारें हैं, अब उस वो जो इन दीवारों के अंदर आपके पास क्या क्या चीज है, उस दीवार के अंदर ईंटें लगी हुई हैं। वो जो ब्रिक्स है ना, वो एक छोटे यूनिट्स हैं। उन छोटे यूनिट्स के मिलने से आपके पास पूरी क्या बन चुकी थी, एक वॉल बन गई है। सिंपल से पूरी एक कॉम्प्लेक्स एक बड़ी वॉल बन गई है। अगर उसी वॉल को हम तोड़ें, कॉम्प्लेक्स वॉल थी, उसको टूटेगी तो उसमें से सिंपल उसके पीसेस निकल आते हैं जो कि ब्रिक्स होती हैं। यहां पे तो हमने क्या किया है, बड़ी दीवार को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकाल लिए। यहां पे इसको उलट कर देते हैं, हमने वो छोटी ईंटें आपस में मिला के उनसे पूरी एक वॉल बना दी ना। सिंपल मॉलिक्यूल्स इसी वजह से आपस में इकट्ठे होंगे और उनके इकट्ठे होने से क्या होगा कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएगा। आपने एग्जांपल्स इसकी देखी होंगी, इसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कितनी दफा बात कर ली है, अब तो वो आपको कंफर्म आपको आता होगा, पक्की बात है, ठीक है। उसमें से एक हम बात करते हैं जी फोटोसिंथेसिस की।
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को पकड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। कहां से करते हैं जी? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से या एयर से ले लेते हैं और क्या करते हैं, सोइल में से रूट्स के थ्रू वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप खुद माइंड में लेके आए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इसको सनलाइट को यूज करते हुए इन दोनों को एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैं यहां ग्रीन से लिख देता हूं, चलें ब्लू से लिख देता हूं, आपको दिखाई दे अच्छे से। C6H12O6 और इसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट होती है ऑक्सीजन, जो प्लांट्स बाहर छोड़ देते हैं। अब आपने खुद सोचना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या ये कॉम्प्लेक्स है। ये तो सिंपल थे, सिंपल के मिलने से भी कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस प्रोसेस में एनर्जी को यूज करना पड़ता है। तो यहां पर प्लांट्स कौन सी एनर्जी को यूज करते हैं? लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। सनलाइट से लाइट एनर्जी आएगी ना, उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये समझ लें, इसमें एनर्जी यूज हो रही है और यहां से रिलीज होती है। तो ये आपके पास सिंपल से बन गया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे ईंटों को मिला के हमने पूरी एक दीवार खड़ी कर दी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक और उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ आपको रिएक्शन या एग्जांपल, प्रोटीन की सिंथेसिस के नाम से। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि प्रोटीन किस तरह से बनती है। हमने कहा था जी प्रोटीन बनाने वाले जो थे वो तो थे राइबोसोम्स, ये तो हमने बात कल कर ली थी। फिर ना हमने पूरा एक ना स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके मोनोमर्स, अमाइनो एसिड्स का नाम सुना होगा आपने। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम इससे पिछले चैप्टर में भी ये एग्जांपल दी थी। ये इस अमाइनो एसिड्स को जोड़ के क्या कर रहे होते हैं, यहां पे प्रोटीन बनाई जा रही होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कंबाइन किया गया और हमारे पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बन गया है। इसमें भी एनर्जी यूज होती है। हम खाना खाते हैं, उसमें से अमाइनो एसिड्स उसमें होते हैं ना, उन अमाइनो एसिड्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बना दी जाती है। ठीक है, अब ये देखो लास्ट टाइम हमने कहा था कि ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरे वाला अमाइनो एसिड, ये चौथे वाला अमाइनो एसिड, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं। इन सबको आपस में मिला दिया जाता है। राइबोसोम्स ये काम कर रहे होते थे। ठीक है, तो इनको आपस में मिला के आगे एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। इन सभी के मिलने से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, एनर्जी को यूज करते हुए ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स को मैंने जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया है। तो भाई इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। और या वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपने अच्छे से सारी एग्जांपल्स बतानी है। साइड बॉक्स में एक बर्ड के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो ह्यूमिंग बर्ड होता है, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म इसका होता है। मेटाबॉलिज्म क्योंकि इसमें से एनर्जी भी निकलती है ना, तो एनर्जी हमें चाहिए होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी मौजूद है उनमें से सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है, फास्ट रेट होता है, जो वो ह्यूमिंग बर्ड का होता है। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जरूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इससे पहले हमने एक लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया कि एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं और जिन केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमने मेटाबॉलिज्म का नाम दिया हुआ था। फिर आगे उसकी फर्दर हमने टाइप्स पढ़ी थी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, अभी फिलहाल हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करने से थोड़ी सी इसकी जनरल बातें कर लेते हैं एंजाइम्स के बारे में। लास्ट टाइम भी हमने ये वैसे बात की थी कि जो एंजाइम्स होते हैं, फर्स्ट तो हमने ये कहा कि दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, सबसे फर्स्ट तो हम उनके बारे में ये बात कर देते हैं कि ये सारे के सारे प्रोटीन्स के बने हुए हैं।
नेक्स्ट हमारे पास हम इसी की बात करते हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, कि एंजाइम्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, अपने फंक्शन के हिसाब से, अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के हिसाब से बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम जो यूज हो रहा है ना, वो एक ही स्टेप में जितना वो कर सकता था बस उतना इन्वॉल्व होगा, आगे नहीं जाएगा। हम इसको फर्दर भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरी बात हमने ये की थी कि जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना जी, ये समझ लें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को thousands of time फास्ट करवा देते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स यूज नहीं हो रहे और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, तो जिस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन होगा उस केमिकल रिएक्शन से जिसमें एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये बात हो गई। अब इससे ना यानी कि आगे ना सारी जनरल बातें हम जो हमने की है ना, इसको हम एक एक कैरेक्टर के हिसाब से भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ हम इसका चेक करते हैं जी, चले हम केमिकल नेचर देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, आपकी बुक ने बताया हुआ जिसकी केमिकल नेचर, हमें सबसे फर्स्ट, अब आप खुद हिसाब लगा लें जी। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं ये इनकी केमिकल नेचर देखें तो दे ऑल आर केमिकली प्रोटीन्स। ये तो सारी क्या होती है, ये तो प्रोटीन्स होती हैं। फर्स्ट तो ये बात हो गई है कि केमिकल नेचर के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना, ये सारे के सारे प्रोटीन के से मिलके बने होते हैं। अब इस प्रोटीन के अंदर हमने ये देखा था कि प्रोटीन किससे होती है जी, अमाइनो एसिड से। तो कोई भी प्रोटीन होगी उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वो फिक्स होते हैं। ये हमने बात की थी लास्ट टाइम भी, हमने 2-3 प्रोटीन्स की बातें की थी ना, जिसमें इंसुलिन के अंदर 51, हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड हमने पढ़े थे प्रोटीन वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रोटीन है, उनके अंदर भी वो बात कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स का जो नंबर होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। और अब इसमें कितने हो सकते हैं वो कह रहे हैं जी, आप समझ लेंगे जी 100 या 10 से लेके 100 से लेके ये अबाउट 1000 अमाइनो एसिड्स के मिलके बने हो सकते हैं, ठीक है। 100 अमाइनो एसिड से भी आपके पास ये जो एंजाइम हो सकते हैं वो बने हो सकते हैं, या 1000 तक भी जा सकते हैं, नंबरिंग इनकी आगे बढ़ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने ये बात रखी कि केमिकली दे आर प्रोटीन्स, केमिकल बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। दूसरी टाइप हमने कहा था कि जी दूसरा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, हमने कहा कि हम इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं, तो वो अभी हमने बात की है कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जी। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर। इनकी जो शेप होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम बात कर चुके हैं कि वो ग्लोब शेप होती है, राउंडेड शेप की होती है, ग्लोबुलर फॉर्म की होती है, ठीक है। हमने कहा जी ग्लोबुलर शेप है इनकी। अब दूसरा इन्होंने कहा कि इनकी जो ग्लोबुलर शेप है ना, ये इनको एक प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या होती है जी, देखिए एंजाइम्स है ना, जो हमने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात की है, अगर हम देखें तो एंजाइम को हम इस तरह से देख रहे होते हैं जी, ये ऐसे आप सर्कल सा बना लें, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से वो कह रहे हैं जी इनकी शेप होती है। ये नीचे सारा ये ग्लोबुलर शेप का, और ये एक स्पेसिफिक इसका पार्ट है इतना सा, इसको बच्चों हम इसकी एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्चुअल में ये वो एक्टिव साइट है जहां पर आके कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होता है और ये उसको तोड़ के उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा देते हैं। ये जो ग्लोबुलर शेप की हम बात करते हैं ना, इस तरह से गोल से होते हैं
और ये इनका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पूरा एंजाइम नहीं उसमें जाता, बस एंजाइम का थोड़ा सा पोर्शन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, उसको उसकी एक्टिव साइट बोलते हैं। तो ग्लोबुलर शेप बनी होती है, उसके ऊपर एक ऐसी साइट होती है, एक शेप थोड़ी सी बनी होती है जहां पे सबस्ट्रेट आगे अटैच होते हैं और केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। तो उस साइट को हम नाम दे देते हैं कि इट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो वो जी हमारे पास आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये बात अभी हमने की भी है। इस बात का क्या मतलब है जी, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स का मतलब ये है बच्चों कि एंजाइम्स जो होते हैं ना एक्चुअल में ये अपने फंक्शन के लिहाज से, ये अपने काम के हिसाब से ना बड़े ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है कि भाई ये एक एंजाइम सभी कामों में जाके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, ये बस अपना एक स्पेसिफिक काम, एक एंजाइम अपना एक स्पेसिफिक काम पकड़ेगा, बस सभी कामों में वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें ना हम आगे इसके मैकेनिज्म वाले टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पर इसकी फंक्शन के हिसाब से, इसकी स्पेसिफिसिटी के हिसाब से ना उन्होंने दो मॉडल दिए हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो उन्होंने वहां पे बताया होगा कि जैसे एक स्पेसिफिक की होती है ना, वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है। बस घरों में एक ही की, क्या जितने भी लॉक होते हैं सभी के लिए एक ही चाबी होती है? ऐसा तो नहीं होता। हर एक लॉक के लिए जैसे स्पेसिफिक आपके पास एक की होती है ना, वैसे ही वो कह रहे हैं कि हाईली स्पेसिफिक है। एक तो कि एक तो इनकी जनाब एक जो एंजाइम है ना वो एक स्पेसिफिक ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हम कह देते हैं जिसके साथ इसने मिलना होता है। बस एक एंजाइम सभी पे नहीं जाके अटैक कर देगा। एग्जांपल उन्होंने आपकी बुक में दी हुई है, जैसे कि देखो एक एमाइलेज एंजाइम है, वो एमाइलेज एंजाइम ना ये जस्ट स्टार्च जो होता है ना, हमारे फूड का जो स्टार्च वाला पार्ट होता है, ये बस भाई उसी को ही जाके कैटालाइज करेगा, उसी को ही उसके साथ रिएक्ट करेगा। बस क्या अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एमाइलेज एंजाइम है ये प्रोटीन के साथ भी मिल जाए, स्टार्च के साथ भी मिल जाए, ये बात वही होगी कि एक ही चाबी और घर में सारे लॉक को लगती जा रही हो? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम जस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टार्च के साथ, जस्ट स्टार्च के साथ, इसके अलावा वो किसी और के साथ नहीं मिलेगा। ऐसे ही पेप्सिन एंजाइम हम देखेंगे, वो जस्ट प्रोटीन के साथ मिलता है, बाकी किसी को नहीं डाइजेस्ट करवा सकता, उसको उसके साथ केमिकल रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये होता है हाईली स्पेसिफिक। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ग्लोबुलर शेप है, अगर तो इसी शेप में रहेंगे तो ये काम करेंगे, जैसे इनकी शेप खराब होगी इन्होंने काम करना छोड़ देना। ये भी याद रखना है आपने। दोनों हिसाब से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के हिसाब से भी स्पेसिफिक होते हैं और अपनी शेप के हिसाब से भी बड़े ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। दोनों कामों का आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें, एक और कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें आ जाते हैं जी इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब इंट्रासेलुलर का वर्ड आपको बता रहा है कि इंटर कहते हैं इनसाइड, और सेलुलर का वर्ड है सेल से। ठीक है, दो बातें, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछेगा जी। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड दी सेल। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं। इनसाइड द सेल, फॉर एग्जांपल
सेल के अंदर कितने ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते थे, आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हमने कहा था जी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये सारे चल रहे होते हैं, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा था। सेल के अंदर हमने पढ़े थे ना कि काफी ज्यादा उसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस में जो एंजाइम्स यूज होते हैं ना, जो विद इन द सेल इनसाइड द सेल काम कर रहे होते हैं, उनका नाम हमने रखा होता है इंट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है जी, इंट्रासेलुलर एंजाइम काम कर रहे होते हैं। जैसे लाइसोजाइम एंजाइम की हमने बात की थी, अगर आपको लाइसोसोम वाला टॉपिक याद हो, वो सेल के अंदर का काम चल रहा था। ग्लाइकोलाइसिस में केमिकल रिएक्शंस यूज हो रहे होते हैं, वो भी सारे हमारे इंट्रासेलुलर थे। दूसरा आ जाता है जी एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाले कौन से होते हैं? विच इज आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर, सेल से बाहर काम कर रहे होते हैं, सेल के अंदर नहीं है। अब देखो हमने खाना खाया, प्रोटीन खाई, प्रोटीन हमारे स्टमक में चली जाती है। स्टमक में, अब स्टमक सेल तो नहीं है ना, सेल उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है स्टमक के इनसाइड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, उनका काम क्या था कि वहां से सिक्रीशंस होती हैं, वो सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स। तो उनमें हमने नाम लिया था कि एक एंजाइम भी वो रिलीज कर रहे होते हैं, पेप्सिन एंजाइम। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि भाई ये वाला जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा रहा होता था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा। तो अब आप खुद सोचें कि क्या सेल के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है? नहीं, सेल के बाहर स्टमक ऑर्गन के अंदर हो रही है, लेकिन सेल के अंदर नहीं हो रही। प्रोटीन को तोड़ने के लिए ये वाले एंजाइम आते हैं, पेप्सिन एंजाइम, जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल काम कर रहे हैं। तो ऐसे एंजाइम जो इनसाइड ऑफ द सेल काम करें वो इंट्रासेलुलर, और जो आउटसाइड ऑफ द सेल काम करें उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, नई प्रॉपर्टी है जी एक और। ठीक है, हम वो देख लेते हैं जी। इसमें हम देखते हैं कि ये क्या चीज है जी, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, किस चीज को नाम दिया गया जी? कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स एक ये है। देखो एंजाइम्स को काम करने के लिए कभी कभी किसी पार्टनर की जरूरत पड़ रही होती है। अभी हमने कहा है कि एंजाइम्स खुद तो प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है, खुद तो सारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कभी कभार इनको किसी केमिकल रिएक्शन में किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ जाती है कि वो हमारी मेरी हेल्प करे और उस काम को, उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में मेरी हेल्प कर दे। बस इतना करने के लिए इनको ना एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को एक्चुअल में हम क्या बोल देते हैं? कोफैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, वो जो नॉन प्रोटीन वाला इसका पार्टनर होगा जो इसकी हेल्प करेगा, ठीक है, किसमें? केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, उसको हम कोफैक्टर का नाम दे देते हैं। अब वो दो तरह से हो सकते हैं जी बच्चों, हम देख लेते हैं। वो जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट तो हम उसको नाम दे देते हैं कि वो या तो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, या वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या चीजें आ सकती हैं, इसको वैसे फिलहाल अभी आप इस लेवल पे इतना डिटेल में नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट आप इंटर में जाके इसको ज्यादा डिटेल देखेंगे। इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा वो आपके पास कुछ मेटल आयंस हो सकते हैं बच्चों, वो कोई मेटल के आयंस हो सकते हैं। वो मेटल के आयंस आप देखेंगे आपकी बुक के हिसाब से उन्होंने बताया होगा कि वो मैग्नीशियम हो सकते हैं, Mg2 पॉजिटिव, या हम उसको आयरन भी देखेंगे कि आपके पास
कुछ आयरन के भी आपके पास आइंस होंगे, ये मेटेलिक आइंस हैं। ये क्या करेंगे, ये एंजाइम्स के साथ मिलके उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे होंगे, फास्ट करवा रहे होंगे, उसको आगे लेके चल रहे होंगे। ये तो इनऑर्गेनिक हो गया। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक में भी आगे दो टाइप्स होती हैं जी। एक आपके पास आ जाएगा, अच्छा अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक इन नेचर कोई कोफैक्टर होगा, यानी कि कोफैक्टर हमने नाम दिया है कि कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का पार्टनर बन के काम करेगा, उसको अपने केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाने में, उसको हम कोफैक्टर नाम दे देते थे। अब उस कोफैक्टर में आगे हमने देखा है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के अंदर हम देख रहे हैं कि आगे दो तरह से, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो जाए तो फिर उसका नाम रख देते हैं कि इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। उसका नाम रखा होता है जी कोएंजाइम। है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस लूजली अटैच है। लेकिन अगर तो वो आपके पास टाइटली पैक हुआ हो, ठीक है, टाइटली पैक हुआ हो, यानी कि स्ट्रोंगली कोवलेंटली बॉन्ड उसके साथ स्ट्रोंग उसके साथ अटैच हुआ, मैं उसको यहां लिख लेता हूं। अगर तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करे, एंजाइम के साथ टाइटली पैक हो या कोवलेंटली पैक हुआ हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हो, तो फिर उसका नाम हम रख देते हैं कि इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर तो कोफैक्टर स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो उसका नाम रखा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर लूजली अटैच हो तो कोएंजाइम होता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कोएंजाइम्स में, बच्चों बायोटीन की एग्जांपल दी है। बायोटीन एक्चुअल में विटामिन होते हैं, ठीक है, बायोटीन ये एक कोएंजाइम है। और अगर हम इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपकी बुक में NAD लिखा होगा और साथ में NADP लिखा होगा। इसका नाम होता है जी NAD का निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप में आ रहे होते हैं। कुछ विटामिन भी वैसे स्ट्रांगली भी अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे कोएंजाइम में एक उन्होंने नाम दिया है बायोटीन विटामिन का, ठीक है, ये अटैच हुए होते हैं। तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें। लास्ट में हमारे पास जो रह जाता है जी वो एंजाइम्स एक्शन है। इन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कुछ होते हैं, उनमें एंजाइम्स कैसे काम करते हैं ये सुन लें आप। इसमें भला क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन बड़े ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें ना कोई 8 से 10 स्टेप्स लगते हैं, फिर जाके एक केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है। उनमें क्या करते हैं, एक एंजाइम अगर एक स्टेप में यूज हो गया ना, सपोज करें एक एंजाइम ने यहाँ पे क्या किया है, एक प्रोडक्ट के एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट किया और यहां से इनकी क्या बन गई, एक प्रोडक्ट बन गई है। ये प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी, उसके साथ दोबारा फिर क्या करेगा, ये एंजाइम इस वाली प्रोडक्ट के साथ, ये जो ब्लू में प्रोडक्ट हमने लिख दी है वो यहाँ पे इसके लिए रिएक्टेंट बनेंगी और फिर ऐसे चलता जाएगा। फिर अगले स्टेप में फिर एक नया एंजाइम आ जाएगा। इस तरह से काम चलता रहेगा। कुछ 8-10 स्टेप्स में जाके फिर एक ही केमिकल रिएक्शन में इतने ज्यादा एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। समझ आई बात की। तो ये इस तरह से हमारे पास
कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी एंजाइम जिस तरह से काम करते हैं, सीरीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इसके यूजेस रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप हमें जरूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज।